नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार की बात। बिहार की राजनीति में आज सिर्फ मंत्रियों ने शपथ नहीं ली बल्कि एनडीए का बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी सामने आ गया। सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार में कास्ट बैलेंसिंग, विमेन रिप्रेजेंटेशन, फैमिली पॉलिटिक्स और फ्यूचर सक्सेशन सबका मिक्स साफ दिखा। सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर, जिन्हें जेडीयू के फ्यूचर फेस के तौर पर देखा जा रहा था। एनडीए ने एक तरफ अपर कास्ट बेस को साधा है तो दूसरी तरफ ईबीसी, दलित और नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी पर बड़ा फोकस रखा। सवाल यही है कि क्या ये गवर्नेंस और डेवलपमेंट को मजबूत करने वाली टीम है या फिर आने वाले राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राम बंधुवस जी, राजनीतिक विश्लेषक, रमाकांत चंदन जी, वरिष्ठ पत्रकार, और विनय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। राम बंधु सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार हुआ, सिर्फ मंत्री बनाने का फॉर्मल प्रोसेस नहीं था बल्कि ये पूरा पॉलिटिकल मैसेज था। साफ दिख रहा है कि एनडीए ने बिहार चुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, कास्ट इंजीनियरिंग पे इस बार मंत्रिमंडल में फोकस हुआ है, सोशल बैलेंसिंग को पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जिस तरह से सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो विजय चौधरी भूमियार समाज से, दूसरी तरफ विजेंद्र यादव जो कि यादव समाज से हैं, ओबीसी को साधा गया है। मतलब शुरुआत से ही जिस तरह से अपर कास्ट प्लस ओबीसी बैलेंस बनाने की कोशिश दिख रही थी, उसके बाद जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो ज्यादा फोकस जो है वो ईबीसी, ओबीसी, दलित वोट बैंक पर रहा है एनडीए का। तो एनडीए क्या आप समझ चुका है कि अब सिर्फ जो ट्रेडिशनल सवर्ण पॉलिटिक्स के भरोसे जिस तरह से बीजेपी रह रही थी वैसे अब नहीं चलेगा? अब उनको सब कुछ जो बिहार में कोयरी कुशवाहा भी है, मल्लाह भी है, धानुक भी है, सूदी भी है, गनगोता, निषाद, सब छोटे छोटे जितनी जातियां हैं सब पर उनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली डिसाइसिव कम्युनिटी को लगातार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ये मंत्रिमंडल में भी जिस तरह से हमने नंबर्स देखे सारे कास्ट के। जी सर, राम बंधु सर। जी 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 ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें बीजेपी और जदयू की ओर से, या यूं कहें कि पूरे मंत्रिमंडल की ओर से एक जातिगत समीकरण साधने का प्रयास हुआ है। और इसमें हर क्षेत्र से, बिहार के हर भाग से, चाहे शाहाबाद का इलाका हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, हर क्षेत्र से लोगों को मंत्री बनाया भी गया है। और इसमें जातिगत जो समीकरण है उसको बहुत ही बारीकी से सम्राट मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश की गई है, ताकि जो आगामी जो भी राजनीतिक चुनौतियां हो या जो चुनाव अगर हो भविष्य में, तो उन सब में जाया जाए। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप जदयू की बात करें तो जदयू का जो मेन जो फोकस होता है लघु समाज, धानुक समाज, तो इन दोनों से, कुशवाहा समाज से, धानुक समाज से और कुर्मी समाज से, एक तो निशांत कुमार आए हैं, फिर श्रवण कुमार कुर्मी समाज से आए हैं, धानुक समाज से शीला मंडल आई हैं, दामोदर राव आए हैं जो इस बार नए बने हैं, मंत्री मंडल में सदस्य बने हैं। तो लौकुश समाज, धानुक समाज को साधने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी जातियां हैं, जैसे कि अगर आप जो राजपूत समाज की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की ओर से संजय टाइगर आए हैं, श्रेयसी सिंह आए हैं, तो जदयू कोटे से लेसी सिंह आई हैं, एलजेपीआर से संजय सिंह आए हैं। भूमिहार समाज से जदयू ने पहले ही एक डिप्टी सीएम बनाया था विजय चौधरी को। इस बार बीजेपी की ओर से नए चेहरे में एक इंजीनियर शैलेंद्र आए हैं और विजय सिन्हा, जिनका नाम बार बार आ रहा था मीडिया की चर्चाओं में कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, तो वो आए हैं। इस बार ब्राह्मण समाज में भी बीजेपी की ओर से मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा को शामिल किया गया है। हालांकि मंगल पांडे जो बहुत ही बहुचर्चित नाम है और पश्चिम बंगाल चुनाव में वो प्रभारी रहे हैं, तो शायद उनको संगठन में कोई महत्वपूर्ण जवाबदेही दी जाए, जिम्मेवारी दी जाए, इसके कारण से ही हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया हो। और वैश्य समाज, जो देखे होंगे कि 2024 में वैश्य का जो वोट था वो एनडीए की ओर से उसमें बिखरा हुआ था, तो वैश्य समाज को साधने का भी प्रयास हुआ है। इसमें बीजेपी की ओर से दिलीप जायसवाल हैं, केदार गुप्ता हैं, रामचंद्र प्रसाद हैं,
नए चेहरे में एक अरुण शंकर प्रसाद हैं, तो वहीं से जदयू की ओर से श्वेता गुप्ता, जो पहली बार जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, वो हैं। अति पिछड़े समाज में भी बीजेपी की ओर से रमा निषाद हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, तो जदयू की ओर से मदन सहनी हैं, दामोदर रावत हैं, बुलू मंडल हैं। तो इस तरीके से पूरा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और दलित सभी समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ है। जदयू की ओर से भी बारीकी से हुआ है। और इस मंत्रिमंडल में खास बात यह है कि पहली बार नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, जो उनकी बहुत चर्चाएं रही हैं। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बना, पहली बार तो नई सरकार बना तो एक कयास लगाने जाने लगा कि कहीं ये डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो जब डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, तो इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें अंत समय में इनके आने की खबर आई और फिर ये मंत्री बन गए। तो निशांत कुमार, जो जदयू के नीतीश कुमार के बाद जिनके हाथ में नेतृत्व आने वाली है, वो निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और कई ऐसे चर्चित नाम भी हैं, जैसे मंगल पांडे हैं, उसके बाद बिल्कुल। जो चेतन हम आनंद, लोग सबके बारे में एक एक करके जिक्र करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जिस तरह से कई सवाल, कई पॉइंटर्स उसमें हैं। दीपक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो एक और बड़ी बात है, फैमिली पॉलिटिक्स की लगातार जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो एनडीए सालों से परिवारवाद पर विपक्ष को घेरती रही है, लेकिन इस कैबिनेट में खुद पॉलिटिकल फैमिलीज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा। जैसे हमने देखा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को एंट्री मिली, संतोष सुमन जो लगातार मंत्री बनते आ रहे हैं, वो भी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं, नीतीश मिश्रा वो भी पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, उसके अलावा दीपक प्रकाश को हम देख लें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए भी अब उसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल रही है जिसके खिलाफ वो लगातार अटैक करती रही है? देखिए, सच्चाई ये है कि जो पारिवारिक पॉलिटिक्स है, वंशवाद वाली पॉलिटिक्स है, अब वो कोई इशू है नहीं। इशू नहीं है तो फिर लोक और लाज है नहीं। अगर इशू होता तो थोड़ा लोक होता और लाज इसलिए होता है कि हमें चुनाव में इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। तो अब चुनाव में जवाब देने के लिए ये इशू नहीं है। तो आपने देखा जो जिस तरह से हमले होते रहे सोनिया परिवार पर, लालू परिवार पे, रामविलास पासवान के परिवार पर उतने हमले नहीं हुए। सवाल जरूर पूछे गए कि भाई रामविलास पासवान के भी तो वो लोग हैं, उनके बाल बच्चे, उनके भाई, सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो अब किस बात का शर्म? देखिए, नीतीश कुमार जिन्होंने अभी तक अपने इतने लंबे कार्यकाल में ये समझौता नहीं किया कि अपने कार्यकाल में अपने बेटे या अपने खुद भाई या किसी को पॉलिटिक्स में लाना, अंत में जाते जाते ये मामला भी लोगों ने बना दिया। अब आपने कहा श्रेयसी सिंह, उनके पिताजी, उनकी माताजी पुतुल सिंह, वो भी एमपी रही, पिता तो एमपी थे, बेटी भी एमपी हुई। उसके अलावा आप आइए, दीपक प्रकाश के बारे में सही सवाल खड़ा किया। दीपक प्रकाश की माँ, बेटा, तीनों। तो अब इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये इशू अब कोई इशू है ही नहीं, तो नेता क्यों करेगा बॉर्डर, क्यों करेगा? जब नीतीश जी का ये मसला सतह पर आ गया तो फिर तो क्लियर कट खत्म हो गया मामला। अब तो इसे नीतीश कुमार अब तक रोके हुए थे, अब तक बचे हुए थे कि भाई इससे ये दाग नीतीश कुमार पर नहीं लगेगा, मगर अब ये दाग नहीं करते। अब ये अपॉर्चुनिटी है, अब हमारे बच्चों का भविष्य है। जैसे पहले पिता माता हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, वैसे पॉलिटिशियंस भी अपने भविष्य, बाल बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। तो ये बिहार में नहीं, देश में इस तरह से फैल चुका। और मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स नहीं, ये बात बताई गई कि निशांत ने कहा हम अभी मंत्री नहीं बनेंगे, अभी बाद में संगठन का काम करेंगे। ये सच था, नीतीश ये डरते थे कि हम पर ये दोहमत ना आ जाए। मगर एकाएक कुछ ऐसे एक्ट बीजेपी के होने लगे तो लगा कि नहीं, जेडीयू का जो बेस है वो खत्म हो जाएगा। तो कल रात बहुत देर रात तक मीटिंग चली
जेडीयू में, तब जाकर माना गया, तब वो माने, या नीतीश ने भी हामी भर दी क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं शपथ करा दो। अब से नीतीश शपथ हो जाएगा, उनका युक्ति यात्रा भी रुक गई। तो ये एक सवाल आपको लोकसभा चुनाव में, मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट पढ़ दी थी परिवारवाद। परिवारवाद में देखिए कौन कौन है कौन कौन है, उसके बाद ये इशू नहीं है। भले आप कहें कि इंदिरा फैमिली, लालू फैमिली, मुलायम फैमिली, रामविलास फैमिली, अब वो कोई इशू नहीं है। इसीलिए अब इसको लोग अपना एक रोजगार भी बना लिए। हम नहीं तो बेटा नहीं पढ़ लिख रहा है, बेटा सही, चलो बेटा आ जाओ, बेटा नहीं तो पत्नी सही, पत्नी नहीं तो बेटी सही। ये एक ऐसा आप देखिए जीतन राम मांझी को भी देख रहे हैं। जीतन राम मांझी की परिवार क्या है, समधी की पार्टी, बेटा की पार्टी, बहू की पार्टी। इससे इससे अब वो लोग मान चुके हैं कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि हमारे जगह पर हमारा बेटा ही आएगा। जब नीतीश कुमार का बेटा आ गया तो अब ये मान के चलिए कि अब कौन इशू है, कोई इशू नहीं रह गया। बिल्कुल। रमाकांत सर, जिस तरह से बीजेपी ने इस बार अपने ट्रेडिशनल अपर कास्ट बेस को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है, भूमियार कम्युनिटी से हम देखें कि विजय सिन्हा और कुमार शैलेंद्र का नाम आया, ब्राह्मण समाज से अगर हम देखें तो नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी का, जबकि राजपूत फेस के तौर पर संजय सिंह टाइगर और श्रेय सिंह को बीजेपी कोटे में जगह मिली। लेकिन साथ ही बीजेपी ने ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि पार्टी अब सिर्फ अपर कास्ट इमेज तक सीमित नहीं है, इसलिए ईबीसी कम्युनिटी जैसे कानून निषाद, सूदी और चंद्रवंशी समाज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जेडीयू की अगर हम बात करें तो पुराने जो सोशल बेस यानी कुर्मी प्लस ईबीसी और दलित कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। इस बार सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल निशांत कुमार की एंट्री को माना जा रहा है। ये सिर्फ क्योंकि मंत्री पद नहीं बल्कि फ्यूचर सक्सेशन पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुर्मी समाज से निशांत कुमार आते हैं, श्रवण कुमार आते हैं, दलित फेस के तौर पर जैसा कि अभी रामबंधु सर भी बता रहे थे कि अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, और ईबीसी कम्युनिटी में धानुक मल्ला और गंगोता समाज को रिप्रेजेंटेशन इस बार जेडीयू ने भी दिया है। तो जेडीयू वही सोशल कोलिशन फिर मजबूत करना चाहती है जिसने सालों तक उसे रूरल बिहार में ताकत दी है। तो पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन में हमने देखा कि एनडीए अब यादव मुस्लिम इक्वेशन के मुकाबले ईबीसी, दलित और नॉन यादव ओबीसी का बड़ा गठजोड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमने ये भी देखा कि जमा खान को फिर जगह दी गई। विपक्ष यही सवाल भी उठा रहा है कि क्या इस बार जो है मिनिस्टर सिलेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी से ज्यादा जो है कास्ट कैलकुलेशन। हालांकि बिहार में हम लगातार देखते हैं, लगातार जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इस तरह के आंकड़े और इस तरह के नाम जरूर सामने आते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पे? जी, आपने 3 प्रमुख सवाल किए। मैं सबसे पहले सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट किए हुए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, तो दरअसल 3 महत्वपूर्ण सवाल आपने किए हैं। एक तो पहला निशांत कुमार। आप ये मान लीजिए कि निशांत कुमार सिर्फ मंत्री बनने नहीं आए हैं। अगर मंत्री बनना होता तो पहले भी आ सकते थे, इन्हें सीएम का ऑफर था, डिप्टी सीएम का ऑफर था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं बिहार की जनता को अपनी नजरों से देखूंगा और अपने पिता नीतीश कुमार की समझ से हम बिहार की जनता की जरूरतों को समझेंगे। तो फिर अचानक ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके यात्रा को लेकर के या उनके कार्यक्रम को लेकर आलोचना हो रही थी विपक्ष के द्वारा कि आखिर निशांत कुमार किस हैसियत से ये मीटिंग ले रहे हैं या किस हैसियत से यात्रा निकाल रहे हैं, इनके खर्च का वहन कौन करेगा, या निशांत कुमार आखिर ऐसे मैंने सुरक्षा जेट दिया जा रहा है तो कुछ होना चाहिए, न सत्ता में है संगठन में। तो इसको देख करके शायद मंत्री पद लाया गया हो। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की चाणक्य नीति है कि पहले मंत्री पद से पूरे प्रशासनिक कार्य को समझ लें और अपने बिहार की यात्रा से जनता की समझ को समझ लें, फिर वो लड़ाई जो 85 विधायकों वाली, चाहे डिप्टी सीएम की हो चाहे वो सीएम की हो, वो खेलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका था सवर्ण को लेकर के। तो सवर्ण को अगर ध्यान में दीजिएगा तो 33 विधायक राजपूत से थे, 25 विधायक जो है भूमिहार से आए हैं और 14 ब्राह्मण से आए हैं और 2 कास्ट से आए हैं।
तो इतना बड़ा संख्या है, तो उसके हिसाब से अगर 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 भूमिहार को मिला है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रहा पिछड़ों की बात जो आपने की है, तो निश्चित रूप से यह सरकार जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा के बेस पर है, और यही उसका आधार है जो राजद की सत्ता से छीनने का जो आधार बना है, वो अति पिछड़ा और पिछड़ा ही आधार बना है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है लव कुश का समीकरण, इसलिए आपने देखा होगा कि लव और कुश की महत्ता के साथ में सबसे ज्यादा अगर किसी को महत्व दिया गया है तो वो वैश्य को दिया गया है, उसके बाद किसी को दिया गया है तो अति पिछड़ा को दिया गया है, उसके बाद किसी को दिया गया है तो वो फिर पहले अति पिछड़ा फिर पिछड़ा को दिया गया है। अब बाद में फिर बाकी जो होता है दलित की संख्या, क्योंकि दलित की संख्या भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि 17% वोट है, तो केवल MY माइनस करके, हालांकि यादव से भी 2 बने हैं, लेकिन एक वो कह सकते हैं कि एक दिखाने का चेहरा है, लेकिन मूल मकसद उनका सवर्ण, वैश्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा ही मुख्य है, और यही उसका मंत्रिमंडल का आधार भी है, और यही उसके जीत के समीकरण भी हैं। मेरे ख्याल से ये लगता है। जी विनय सर, जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, करीब 22 दिन पहले जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब भी से निशांत कुमार को उस वक्त भी कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं निशांत कुमार, लेकिन उस वक्त निशांत ने पॉलिटिक्स में तुरंत आने से इनकार करते हुए पहले बिहार घूमने और लोगों को समझने की जिस तरह से बात कही थी, और बाद में कहा गया कि सीनियर लीडर्स जो है जेडीयू के संजय झा और ललन सिंह, उनसे एक्टिव रोल लेने के लिए उनसे बातचीत हुई, उसके बाद उन्हें एक्टिव रोल लेने के लिए तैयार किया गया। तब तक पार्टी ने जो है सरकार और संगठन के बैलेंस के लिए विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जैसे सीनियर नेताओं को आगे रखा था। तो अब क्या लग रहा है निशांत कुमार के रोल को लेकर जिस तरह से बात चल रही है कि क्या उनको मंत्रिमंडल में कोई अहम भूमिका दी जाएगी, या डिप्टी सीएम पद पर ही फिर से उनको, मतलब जिस तरह से बात चल रही थी, क्या निशांत कुमार क्या डिप्टी सीएम बन सकते हैं अब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये नीतीश कुमार बहुत स्ट्रेटेजी के साथ राजनीति करते हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को जिन लोगों ने फॉलो किया, हम लोग लंबे समय तक नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बहुत सिस्टमैटिक चलते हैं। उन्होंने बहुत होशियारी के साथ अपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाने का काम किया। दोनों काफी अनुभवी और तजुर्बेकार हैं, जिनकी पूरे बिहार में पैठ है और जिनकी बहुत इज्जत है। तो अपनी पार्टी को एक मैसेजिंग उन्होंने किया जनता के बीच में कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजेंद्र यादव हैं और विजय चौधरी हैं। दोनों बहुत ही काबिल, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही कद्दावर नेता है बिहार के। और मंत्रिमंडल में एंट्री करने से पहले अपने पुत्र को थोड़ा उन्होंने घुमा दिया, चंपारण वगैरह जो गांधी की भूमि है, जहां से गांधी ने आजादी का बिगुल फूका था और फिर भारत आजाद हुआ था। तो उस धरती को भी जाकर देखने और उस धरती को भी सलाम और प्रणाम करने का अवसर निशांत को मिला, कुछ जनता के बीच में भी रहे, और उसके बाद उनकी एंट्री हुई मुख्यमंत्री के रूप में। और मुझे लगता है कि जो सर्कुलर रोड का बंगला है वो निशांत के नाम पर अलॉट हो जाएगा, क्योंकि निशांत अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और पिता पुत्र उसी बंगले में रहेंगे, साथ सर्कुलर रोड का जो बंगला है जहाँ भी नीतीश जी गए हैं, क्योंकि नीतीश जी तो अब केंद्र में चले गए, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनको तो दिल्ली में बंगला अलॉट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक होशियारी नीतीश कुमार की, जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, अपने बेटे को बहुत ही होशियारी के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। और ये मैसेजिंग उन्होंने दिया कि भाई तमाम जनता उनको चाह रही है, पार्टी चाह रही है, पार्टी के लोग चाह रहे हैं। ये जो लोग जदयू की राजनीति को जानते हैं, जो लोग जदयू की राजनीति को समझते हैं, जदयू में आज भी बिना नीतीश कुमार का कोई पत्ता हिल सकता है क्या? अन्य लोग ललन सिंह, संजय झा की चर्चा करते हैं या उनके खिलाफ कुछ बयानबाजी करते हैं। मेरा मानना है कि जदयू में अगर पत्ता भी हिलेगा तो नीतीश कुमार की मर्जी से, नीतीश कुमार की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से अपने पुत्र को लाने का काम किया, और अब आगे उनके पुत्र जदयू की कमान भी संभालेंगे, जदयू की राजनीति को आगे ले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पुत्र होने के नाते जदयू के वो सर्वमान्य चेहरा के रूप में अपने को स्थापित करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो जदयू की राजनीति होगी, सड़क से संसद तक या विधानसभा तक,
तो उसको लीड करने का काम निशांत कुमार करेंगे। बिल्कुल। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, और बहुत ही होशियारी के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, हम्म, उनका जो भी काम होता है बहुत ही नपातुला, बहुत ही सोच समझकर वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। आप देखिए आज जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल का निर्माण किया, ये मैसेजिंग यही है ना कि सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका है। हम्म, फिर जिस तरह से धानु समाज से उन्होंने दामोदर रावत को मंत्री बनाने का काम किया। दामोदर रावत बड़े कद्दावर नेता हैं, 6 टर्म विधायक रहे हैं, और जमुई जिले के झाझा से विधायक हैं, और उन्होंने इस बार भी कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव को हराने का काम किया। जयप्रकाश नारायण यादव लालू जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक रहे, और जयप्रकाश यादव 80 में पहली बार विधायक बने थे, और फिर उनकी एक अपनी वजूद थी बिहार की राजनीति में। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं, आरजेडी की राजनीति में या जनता दल की राजनीति में या दमकीपा की राजनीति में जयप्रकाश यादव एक बड़ा चेहरा रहे। उसको हराकर दामोदर रावत इस बार 6ठी बार विधायक बने, और वो धानुक समाज से आते हैं, साफ सुथरा छवि है, ईमानदार छवि है, तो उसको भी अति पिछड़ा को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। फिर जो और लोगों को उन्होंने अति पिछड़ा में देने का काम किया है, सामाजिक समीकरण को उन्होंने जिस तरह से बैठाने का काम किया है। अगर यहाँ देखिए दलित में भी है, अशोक चौधरी को उन्होंने बनाया, और इस बार राजपूतों की भी अच्छी हिस्सेदारी रही। 4 राजपूत विधायक मंत्री बने हैं। सवर्ण जाति से अगर कहेंगे, सवर्ण से 8 मंत्री बने हैं, तो उसमें 4 राजपूत हैं और 2 भूमिहार और 2 ब्राह्मण। तो मुझे लगता है कि जहां तक हाँ, कायस्थ समाज से कोई मंत्री नहीं बने, जबकि उनके भी 2 विधायक थे। हो सकता है निशांत, चूंकि अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, इसलिए वो जगह छोड़ दी गई है। बाद में हो सकता है एक आध सीट अभी भी बचा हुआ है मंत्रिमंडल में, एक स्थान बचा हुआ है, बाद में हो सकता है कि उसको भी भरा जा सकता है। लेकिन पूरा सामाजिक समीकरण को बैठाकर इस बार का मंत्रिमंडल बनाया गया है। बिल्कुल। रामबंधु सर, जिस तरह से विनय सर भी बात कर रहे थे कि जेडीयू की राजनीति, जेडीयू की अगली जो रणनीति है, तो उस पर हम भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब निशांत कुमार पॉलिटिक्स से दूर थे तब जेडीयू के कई जो यंग विधायक थे खुद को नई पीढ़ी का चेहरा मानकर आगे बढ़ रहे थे। रुहेल रंजन हो गए, चेतन आनंद हो गए, नचिकेता मंडल जैसे नाम लगातार चर्चा में थे। लेकिन अब निशांत के मंत्री बनने के बाद जो है पार्टी के अंदर पावर बैलेंस तो बदलेगा ही, जाहिर सी बात है। और सवाल ये है कि क्या बाकी युवा नेताओं की पॉलिटिकल एम्बिशन लिमिटेड हो जाएगी, या फिर उन्हें भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट में नई जगह दी जा सकती है? जी सर। एक चीज कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का शपथ हुआ और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बुलाकर निशांत को आशीर्वाद दिया, वो भी एक मैसेजिंग है कि जदयू की राजनीति को आगे अब निशांत ही लीड करेंगे। प्रधानमंत्री ने उनको आशीर्वाद दिया और खोज कर उन्होंने मंच पर निशांत को बुलाया, निशांत उनको पैर छूकर प्रणाम किए और आशीर्वाद लिए प्रधानमंत्री से। तो ये एक मैसेजिंग है कि जदयू की आगे की राजनीति को निशांत लीड करेंगे। बिल्कुल। रामबंधु सर, देखिए, निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व से ही उनकी राजनीति में आने की चर्चा रह रहकर होती थी और रुक जाती थी। पहले वो चुनाव के पूर्व नहीं आए, फिर जब सरकार बनी तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जब अगर राज्यसभा जाते हैं तो कहीं वो सीएम बने, वो सीएम वहाँ भी नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाए। उसके बाद पार्टी के संगठन में भी जब फेरबदल हुआ, उसमें भी उनका कहीं कोई नाम नहीं आया, तो कहीं भी कोई भी पद वो नहीं ले पाए। अगर पद के साथ सिर्फ पद इसलिए नहीं होता है कि वो नेता का पद है, साथ साथ एक जिम्मेवारी, एक जवाबदेही भी होती है, और कम से कम वो संगठन हो या सरकार अगर कोई पद पे है तभी वो पावर पॉइंट के रूप में विकसित हो पाता है, लोग तभी जुड़ पाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से जदयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम के बाद श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया, उनका मंत्री बनना तो तय ही था। अगर निशांत कुमार इस बार भी मंत्री नहीं बनते तो फिर श्रवण कुमार या किसी अन्य नेता का जो कद था, पावर पॉइंट एक मतलब प्रशासनिक जो क्षमता थी वो बढ़ जाती।
तो इसलिए निशांत कुमार को कहीं न कहीं फ्रंट पे आना ही है। मतलब एक एक नैरेटिव ये कि वो नेता पुत्र का या वंशवाद का आरोप ना लगे। दरअसल जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो क्या जदयू के पास केवल वंशवाद की ही एक चुनौती है या अन्य भी कई चुनौतियाँ हैं, जिससे जदयू का अस्तित्व खतरे में हो सकता है? वंशवाद तो देखिए एक तो हर पार्टी में भी है और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं आते तो फिर क्या जदयू सुरक्षित रह पाए? यानी वंशवाद के काउंटर के लिए तर्क है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या जदयू के पास सिर्फ एक वंशवाद ही चुनौती है? कई चुनौतियां हैं, खासकर अब बीजेपी के हाथ में कमान चली गई है सरकार की। तो ऐसे में कहीं न कभी तो निशांत कुमार को फ्रंट पे आना ही था और वो आए हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ बतौर मंत्री उनकी भूमिका कैसे हो पाती है? क्योंकि उनकी जैसे उनकी जब यात्रा निकली तो ये इस तरह की खबरें मीडिया में आती है कि उनके पीछे हमेशा श्रवण कुमार रहते हैं, विजय चौधरी रहते हैं। तो कब कब मतलब वो अपने बलबूते मंत्रालय सँभालेंगे या अपने मन बलबूते कोई निर्णय लेंगे। चूँकि अगर कोई जदयू का कोई व्यक्ति है, जो जदयू के संगठन में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो वो अपने नेतृत्व से मिले यानी निशांत कुमार से मिले, अपनी बात कहे। इसके लिए उनको कहीं न कहीं फ्रंट पे आना है और अकेले आना पड़ेगा मतलब वो किसी के छत्र छाया में वो गतिमान रहें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आगे-आगे चलें, लोग पीछे-पीछे चलें। दूसरी बात ये है कि जब वो राजनीति में आए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद तब एक चर्चा हो रही थी कि टीम निशांत जिसमें 16 विधायक रहे। लेकिन उन 16 विधायकों में कितने लोग बन पाए? जो 3 नए चेहरे बने हैं जदयू में, उसमें एक स्वयं निशांत कुमार हैं, दूसरा श्वेता गुप्ता हैं, तीसरा बुलु मंडल है। तो वो टीम निशांत के तो लोग इसमें शामिल हैं नहीं। दूसरी बात ये है जदयू के अंदर जो एक कंसेप्ट आया कि ये 16 विधायक हैं वो टीम निशांत हैं। इसका मतलब ये है कि जो टीम निशांत के अतिरिक्त जदयू का जो हिस्सा है, उसका नेतृत्व क्या निशांत कुमार नहीं करेंगे? यानी कि नीतीश कुमार के बाद पूरे जदयू का नेतृत्व तो निशांत कुमार को ही करना है। तो उन्हें एक वो सामान्य तरीका मतलब कोई टीम निशांत के रूप में नहीं बल्कि जदयू के नेतृत्व के रूप में उन्हें फ्रंट पे आना ही था और ये अच्छा हुआ। अगर मुझे तो ये लगता है कि वो देर आए दुरुस्त आए, वो मंत्री बने, मंत्रिमंडल सँभालें और जदयू कोटे का जो भी मंत्रालय है, उनमें कोई जवाबदेह और महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिनका सीधा जन सरकार से या जनता से ज़्यादा जुड़ाव हो, उस तरह का मंत्रालय सुधारें और लोगों के पास जाएँ। और बिल्कुल ये सही बात है कि जब वो जाएँगे, तो अगर अपनी समस्या लोग उन तक कहेगा, अगर आप समझिए कि केवल कार्यकर्ता ही नहीं, अगर आम जनता निशांत कुमार के पास आते हैं, तब वो किस हैसियत से लोगों से बातचीत करेंगे? जैसा कि अभी रमाकांत सर बोल रहे थे कि किस हैसियत से उनकी समस्या का निदान कर पाएँगे। तो अगर ऐसा वो नहीं कर पाते, तो फिर उनकी अहमियत कैसे रह पाती? बिना पार्टी में कोई पद लिए, बिना सरकार में कोई पद लिए, केवल ऐसे ही घूमने से, सक्रिय रहने से वो जनता उन्हें कितना महत्वपूर्ण समझ पाएगी। दूसरी बात है कि इस बीच अगर कोई जदयू में कोई नया पावर पॉइंट विकसित अगर हो जाता तो क्या होता? क्योंकि कई नेता हैं मंत्रिमंडल में शामिल भी हुए हैं, तो इस लिहाज से भी निशांत कुमार का मंत्रिमंडल में शामिल होना एक तरीके से जदयू के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक है। अब वो बिल्कुल सक्रिय भी रहें और एक सक्रिय राजनीति होती है, मतलब ऐसे जनता को लगना चाहिए कि हाँ, अब निशांत कुमार बिल्कुल ही सक्रिय हो चुके हैं, उनमें अब कोई उतार-चढ़ाव नहीं आएगा, क्योंकि उनके निर्णय को लेकर के हमेशा उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती थी। कभी वो होता था मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, कभी होता था कि वो राष्ट्रीय के पार्टी में कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष का पद लेंगे, वो भी नहीं लिए। तो इस तरीके से उतार-चढ़ाव की स्थिति से बेहतर है कि एक स्थायित्व आया है निशांत कुमार को लेकर के जदयू के भीतर। अब लोग उनसे मिलेंगे और कहीं न कहीं तो उनको कभी न कभी तो फ्रंट पे जाना ही पड़ेगा और इसी कार्यकाल में 2025 से 30 के बीच में ही उन्हें फ्रंट पे आना पड़ेगा, जदयू का आगे बढ़ के नेतृत्व करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दीपक सर, एक नाम की चर्चा जो है वो लगातार, जैसे रामबंधु सर ने कहा कि निशांत कुमार को लेकर लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, कुछ ना कुछ चर्चा हो रही थी, कभी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे यानी डिप्टी सीएम बनेंगे यानी। एक नाम और चर्चा में था विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा ने फाइनली अभी मंत्रिमंडल में वो शामिल हो गए हैं। गृह मंत्रालय को लेकर बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या विभाग मिलेगा विजय सिन्हा को? देखिए, जहां तक ये चर्चा लगातार चल रही है कि विजय सिन्हा को गृह मंत्रालय मिलेगा
और ये भी चर्चा चल रही है कि अब वो कुछ जरूरत है पार्टी की, मगर मुझे जो लगता है कि हर हाल में गृह मंत्रालय विजय कुमार को नहीं मिलेगा। उन्हें दो अच्छे ये मिलेंगे, दो विभाग जैसे PWD है वो मिल जाएगा, और अगर चाहेंगे कि जो भूमि सुधार है वो लूं तो उसमें भी थोड़ी अड़चन है। आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले सम्राट चौधरी ने क्या ऐलान किया था कि कोई भी थाना और अंचल डायरेक्ट CMO से गाइड होगा, और CMO से ही बिना उसके ये नहीं, वो डायरेक्ट CMO के टच में होगा। तो कहीं ना कहीं वो बता दिए कि भाई हर हाल में हम गृह मंत्री बने रहेंगे। और मुझे लगता है कि विजय कुमार को उपनेता, मुझे जहां तक है कि सदन का उपनेता भी बनाया गया है, जो मुझे जानकारी है, गलत होगा तो सुधार देंगे विनय जी, चंदन जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जिस तरह से स्थितियां हैं, होम मिनिस्ट्री, क्योंकि आप देखिए दो चीज, होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी के पास रखकर, ठीक है दोनों एक पार्टी के हैं, ऐसा नहीं है कि वो JDU के हैं और ये BJP के हैं। आपने देखा सीमांचल में जिस तरह से मूवमेंट हुआ था, सीमांचल में गृह मंत्री के साथ जो 3 दिनों का दौरा हुआ था, उस समय घुसपैठियों को लेकर, और चर्चा ये भी हुई थी कि केंद्रीय ये बनाया जाएगा उसको, तो सेंट्रल टेरिटरी बनाया जाएगा, ये सारी बातें थी। तो ये अलग बात है। होम मिनिस्ट्री मुझे लगता है कि हर हाल में सम्राट चौधरी रखेंगे, और सम्राट चौधरी और अमित शाह की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई इन दिनों, तो होम मिनिस्ट्री में जिस तरह बिहार को चलाना चाहेंगे चलाएंगे। आप ये देखिए दो चीज हम ध्यान नहीं दिए, हम लोग बात नहीं किए। आज की सभा में पूरी तरह से वो सभा BJP की हुई, NDA की नहीं थी। आपने पीछे में देखा सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, नीतीश कुमार की तस्वीर कहीं नहीं, चारों तरफ गायब था। और वो जिस तरह से रोड शो हुआ, मैं ये नहीं कहता हर पार्टी चाहती है कि हम अकेला, वो रोड शो ये दिखाया गया कि अब हमारी हुकूमत चलेगी। आपने ये भी देखा होगा कि एक अन्य मार्ग का नाम बदल दिया, तो नीतीश मॉडल अब धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, और मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा दिन तक नीतीश मॉडल पर काम चलेगा। आज एक अन्य मार्ग जो CM हाउस है उसका नाम बदलकर, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने नाम दिया देश रत्न निवास या क्या है वो किया। तो कहीं ना कहीं अब BJP पूरी ताकत के साथ सरकार चलाएगी। निशांत कुमार ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने, सम्राट चौधरी हमें जो निर्देश देंगे मैं वही काम करूंगा, पिताजी ने मुझे यही बताया और मैं भी वही करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिखता नहीं है कि BJP हावी है, और BJP लगातार अब ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे कि अब थोड़ी बार नीतीश मॉडल का जो ये है वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। तो विजय कुमार सिन्हा का जहां तक मसला है, विजय कुमार जरूर सम्राट चौधरी के बाद अगर BJP में नंबर 2 है तो विजय सिन्हा है, और वो आज प्रमाणित भी हो गया, और उन्हें भी अच्छा विभाग मिल जाएगा। और ये देखते चलिए अब क्या क्या होता है, किस तरह सरकार चलती है, नीतीश मॉडल कितना दिन बरकरार रहता है, और बुलडोजर मॉडल और जितने भी BJP के मॉडल हैं वो एक्टिव अब दिखेंगे। रमाकांत सर, मैं आपसे विजय सिन्हा को लेकर ही सबसे पहले सवाल करूंगी, और उसके बाद एक और बड़ा राजनीतिक संकेत उन नेताओं के बाहर होने से मिला है जिन्हें नवंबर 2025 में सम्राट कैबिनेट में जगह मिली थी। नारायण प्रसाद, सुरेंद्र मेहता और खासकर मंगल पांडे का नाम इस बार नहीं है। तो सबसे ज्यादा चर्चा ये भी हो रही है कि मंगल पांडे को क्यों नहीं इस बार जगह मिला है, क्या क्योंकि पिछली बार जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा रखे हैं, और तो अब चर्चा है कि BJP उन्हें कोई नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, और यूपी जैसे बड़े चुनावी राज्य की जिम्मेदारी भी उन्हें मिल सकती है। तो ये दो सवाल हैं, विजय सिन्हा को लेकर, विजय सिन्हा के रोल को लेकर, और दूसरा मंगल पांडे को इस बार क्यों ड्रॉप किया गया। जी,
दरअसल विजय सिन्हा के बारे में जो आप कह रही हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो 23 विधायक भूमिहार जीत करके आए हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। इसलिए उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। अब ये सरकार कैसे उन्हें नंबर 2 दिखाती है, इसके लिए कौन से 2-2 बड़े विभाग उनको देती है, और मुझे लगता है कि राजस्व विभाग में जो परफॉर्मेंस था, उसे देखते हुए वो उन्हें दिया जाएगा। और साथ में जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, और उस समय भी उन्होंने कुछ अपनी ऐसी कार्रवाई की थी जिसके कारण वो चर्चा में रहे थे। तो शायद अगर नंबर 2 बनाना होगा तो पथ निर्माण और राजस्व दिया जाएगा। अब रही बात मंगल पांडे को लेकर के, तो मंगल पांडे को लेकर अगर जानना चाहेंगे तो इस मंत्रिमंडल बनने में और किसी को नहीं बनाने में यूपी का चुनाव सबसे ज्यादा प्रभावी है। मंगल पांडे सिवान के रहने वाले हैं, मंगल पांडे बंगाल के नायक हैं, इसलिए मंगल पांडे को यूपी चुनाव के लिए कह सकते हैं राष्ट्रीय संगठन में लाया जाएगा, और मेरी जानकारी में केंद्रीय मंत्री बना करके यूपी में उनके प्रभाव को दिखाया जाएगा, क्योंकि ये रहने वाले सिवान गोपालगंज उस एरिया के हैं जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसलिए वहाँ के संस्कृति और वहाँ के समाज का जो वर्गीकरण है, जो महत्ता है, और उसको काफी हद तक समझते हैं। और आप भी जानते हैं यूपी राजपूत और ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्चस्व वाला स्टेट है, इसलिए भी मंगल पांडे को इसके लिए बचा कर रखा गया है। और यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके सम्मान में इजाफा ही होगा, उनके कद में इजाफा ही होगा, जहाँ तक मेरा जानना है। उनका ये नहीं कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को ड्रॉप किया गया है, बाकी मंडल पांडे को कह सकते ऊपर की ओर ले जाने की प्रवृत्ति हुई है। और चूंकि वो परफॉर्मर हैं, इसलिए परफॉर्मर को हर जगह पूछ होती है, और इसलिए यूपी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि कई बार लगातार सत्ता में रहने से एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है, तो इसको कह सकते हैं कम करने के लिए या इसके विरुद्ध कोई ऐसा सत्ता समीकरण गढ़ने के लिए मंगल पांडे को लाया जा रहा है, जो उनके अनुभवों से, उनके कह सकते हैं कि आसपास के स्थितियां जो है उत्तर प्रदेश को उसे समझने से और वहां के संगठन और जातीय समीकरण को समझने की दृष्टि से उन्हें यूपी चुनाव के लिए अलग कर लिया गया है। इस बात की पक्की जानकारी मेरे पास में है। जी विनय सर, जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा को लेकर चर्चा हो रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, सीएम भी सम्राट चौधरी जब से बने थे तब से भूमिहार समाज में लगातार जिस तरह से भूमिहार समाज में जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये सेक्शन जो है वो नाराज है, उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कुछ फैसले लिए जिस पर आगे विवाद भी खड़े हुए, क्या आपको लग रहा है विजय सिन्हा को, क्या गृह मंत्रालय जिस तरह से चर्चा चल रही है, कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी, उसके बाद कहा गया कि पीडब्ल्यूडी दिया जा सकता है और भी कुछ डिपार्टमेंट्स उनको दिया जा सकता है, लेकिन गृह विभाग क्या विजय सिन्हा के खाते में आते दिख रहा है क्या अभी? देखिए, कुछ समय के बाद तो विभाग का बंटवारा भी हो जाएगा, सब चीज तय है। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी होता है, और तमाम लोग जो मंत्रिमंडल के होते हैं सब लोग कोई फैसला लेते हैं। जब कैबिनेट बैठती है तो सभी मंत्री अपनी राय को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं, कोई भी फैसला सामूहिक फैसला माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में एक बार रामविलास पासवान जब मंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कोई भी विभाग खराब नहीं होता है, उस पर जो बैठा व्यक्ति है वो किस तरह का काम करता है ये होता है। जब जिस विभाग को खराब कहा जाता है, अगर मंत्री अच्छा रहता है तो विभाग में बेहतर काम होता है, बेहतर रिजल्ट आता है। तो केवल कोई गृह विभाग मिल जाए या राजस्व विभाग मिल जाए उससे नहीं, काम करने। और विजय सिन्हा ने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान उन्होंने बनाया है, और एक लीडर के रूप में बहुत कम समय में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वहां वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये देखिए, अभी जो व्यवस्था है उसमें ठीक है, वो नीचे आए, आज भी श्रवण कुमार के बाद उनको वोट कराया गया, तो मंत्रिमंडल का जो हायरकी है, हायरकी में वो नीचे चले आए। तो वो तो गठबंधन की राजनीति में ये सब होता है, गठबंधन की राजनीति में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हुकुमदेव नारायण यादव एक बड़े नेता हुआ करते थे, कभी लोक दल में वो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नीतीश कुमार को वो प्रदेश का बनाए थे पदाधिकारी। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति हुआ तो एक बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने नीतीश कुमार, उनके राज्य मंत्री बन गए हुकुमदेव नारायण यादव। तो इस तरह की चीजें होती है गठबंधन की राजनीति में, इस तरह की चीजें। जब एक बार रेल मंत्री थे नीतीश कुमार,
तो उनके जो राज्य मंत्री थे बीजेपी के महाराष्ट्र से बहुत सीनियर लीडर थे, उनको बनना पड़ा। तो गठबंधन की राजनीति में ये सब चीजें चलती है। और लेकिन बावजूद इसके विजय कुमार सिन्हा ने अपनी पहचान बनाई है। आज जनता में उनका डिमांड है, जनता उनको पसंद करती है। बिहार के लोग को लगता था कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, पदाधिकारियों पर उनका दबाव काम कर रहा था, लोगों का काम हो रहा था और बिहार में वो चर्चा के केंद्र में बने हुए थे। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है और प्रधानमंत्री खुद ये आज कैबिनेट एक्सपेंशन में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं। तो सारी चीजें तो मॉनिटर वो करेंगे, तो जो भी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका आगे चलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग मंत्री से हटे हैं उसमें एक मंगल पांडे छोड़ दिए, बाकी जो लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। मंगल पांडे काबिल नेता हैं, बहुत ही संगठन के जुझारू नेता माने जाते हैं और मंगल पांडे वर्कर में भी बड़ा लोकप्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे या जो लोग भी उनसे मदद मांगने जाते थे स्वास्थ्य महकमा में, जब भी किसी को कोई दिक्कत होती थी मंगल पांडे बढ़ चढ़कर मदद करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा दुखी भी है इस बार कि मंगल पांडे नहीं आए। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह ने उनको बेहतर काम के लिए, आगे बेहतर उनका उपयोग करने के लिए उनको बचा के रखा। और कई ऐसे लोग हैं, पहले भी ऐसे होता रहा है। एक जब कांग्रेस का जलवा था तो कामराज योजना बना था देश में, कई जो मुख्यमंत्री थे उनको हटना पड़ा था, कई केंद्रीय मंत्री को हटना पड़ा था, संगठन में लगाया गया था। तो ये चीजें होती है कि भाई संगठन में कौन बेहतर कर सकता है, सरकार में कौन बेहतर कर सकता है। कुछ लोग होते हैं सरकार में भी बेहतर करते हैं, संगठन में भी बेहतर करते हैं। तो मंगल पांडे वैसे लोगों में से। बिल्कुल। रामबंधु सर, इस बार के कैबिनेट एक्सपेंशन में महिलाओं को भी जगह मिली है। 5 महिला नेत्री दिखी हैं, लेसी सिंह, शीला कुमारी, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह और श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर एनडीए ने साफ मैसेज दिया है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बीजेपी लंबे समय से जिस तरह से 33% महिला आरक्षण की बात कर रही थी और अब बिहार में उसी नैरेटिव को ग्राउंड पर दिखाने की कोशिश की गई है। और खास बात यह है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड विमेन लीडर नहीं, जैसे लेसी सिंह हो गई, बल्कि यंग फीमेल फेसेस को भी मौका मिला है। साथ ही अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड की महिलाओं को शामिल किया गया है। तो एनडीए विमेन वोट बैंक और सोशल बैलेंस दोनों साधना चाहती है, ये जरूर नजर आ रहा है इस बार एक्सपेंशन को देखकर। किया गया है मंत्रिमंडल में, जिसमें से जदयू की ओर से 3 हैं, जिसमें लेसी सिंह हैं, शीला मंडल हैं और जो नई बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं श्वेता गुप्ता। तो ये लोग हैं इस बार। और ये जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन में ये चुनाव की जीत के पीछे भी महिलाओं का योगदान है। और जो 10,000 रुपये देना और बाद में 1,99,000 रुपये लोगों के बीच वितरण करने की जो महिला स्वरोजगार योजना वाली, जिसको लेकर के माना जाता है कि इस बार की एनडीए की सरकार उसी वेलफेयर स्कीम के कारण सत्ता में धमाकेदार तरीके से आई है। तो इसके इस लिहाज से महिलाओं का मंत्रिमंडल में जगह मिलना लाजमी है और ये हुआ भी। ऐसे भी जो महिला हैं वो नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर माने जाते थे। तो इस लिहाज से भी जो 5 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल जदयू की ओर से हुई हैं, तो एक संतुलन बनाने का प्रयास भी है। और इन 5 महिलाओं में के जरिए बीजेपी और जदयू दोनों अपनी अपनी जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास की है। तो कुल मिला जुला के जो ये मंत्रिमंडल है, सम्राट चौधरी का जो एक मंत्रिमंडल है, वो जातिगत समीकरण के लिहाज से बिल्कुल नहीं फिट है। यानी वो एक तरीके से विपक्ष की घेराबंदी भी है, जिसमें दलित भी हैं और अति पिछड़े जाति पे जो पकड़ है एनडीए की, उस पकड़ को और मजबूत करने का, यानी कि उसमें अब ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार अगर आने वाले कुछ सालों के बाद सक्रिय राजनीति में न रहें तो वो भी जो वोट बैंक है वो एनडीए के पास ही रहे, जदयू के जरिए रहे या उसमें बीजेपी आगे बढ़ पाए तरीका हो, लेकिन वो विपक्ष के पास फिसल के ना चला जाए। तो इसलिए जो जातिगत समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है और सवर्णों को भी, सामान्य जातियों को भी महत्व दिया गया है। इसलिए भी कि कई पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो सबसे अधिक वोटिंग वोट हुई है, वोटों में जो बिखराव हुआ है वो सवर्ण वोटों में हुआ था, उसमें भूमिहार समाज में भी हुआ था। तो इस बार
एकजुट होकर के या एकजुट न हो तो काफी हद तक सवर्ण समाज इस 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रही है, विधायक भी काफी जीत के आए हैं, तो इस लिहाज से भी उनका जो प्रतिनिधित्व है वो उचित भी है और स्वाभाविक भी है। तो हर जाति पूरे जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस बार के कैबिनेट विस्तार में कास्ट बैलेंसिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विमेन रिप्रेजेंटेशन, फैमिली पॉलिटिक्स और फ्यूचर सक्सेशन, सबका जी जी सर। रमाकांत सर पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद विनय सर आप बोल लीजिए। एक बात मैं कहना चाह रहा था, आपने महिलाओं का सवाल उठाया, मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है। जो जिस आधी आबादी ने जिताने में काम किया उसे आप 5 मंत्री पद दे रहे हैं और दलित जो 17-18% है उसे 7 मंत्री पद दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप महिलाओं को या तो अक्षम मान रहे हैं या आप दलित वोट को भी पाना चाहते हैं। मेरा ये मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने 33% आरक्षण वाला मुद्दा भी जोड़ के सवाल किया कि जो पार्टी 33% महिला आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन इस कैबिनेट में 5 जगह 5 ही मंत्री बनी है। जिसे जी विनय सर 17% है उसे उसको 7 मंत्री पद है। बिल्कुल विनय सर आप बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात इसको समझिए कि जो 5 मंत्री बनी है उनमें से 3 जदयू की बनी है, यानी नीतीश कुमार का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। नीतीश कुमार अपने दल से 3 महिलाओं को मंत्री बनाने का काम उन्होंने किया और काबिल लोगों को किया। श्वेता गुप्ता तो डॉक्टर भी हैं पेशे से, पहली बार हालांकि जीत कर आई, उनको उन्होंने मौका दिया। तो और पहले भी वो मंत्री जो बनी हैं, लेसी सिंह तो पुराने उनके मंत्री हैं और मंत्री मिला पीछे केवल 2 हैं, श्रेयसी सिंह हैं और रमा निषाद है जो पिछली बारी फर्स्ट टर्मर है, पहली बार विधायक इस बार बनी और पहली बार मंत्री बनी थी नीतीश सरकार में और अब सम्राट सरकार में। श्रेयसी सिंह दूसरी बार है। श्रेयसी का मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, ओलंपियन है, तो एक स्पोर्ट्स का भी कह सकते हैं कि कोटा भरने का काम श्रेयसी सिंह की बीजेपी से है, तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार 3 रिप्रेजेंटेशन देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, महिलाओं को अधिकार देने का काम शुरू से लगातार और सशक्त और मजबूत करने का काम नीतीश कुमार 2005 से करते रहे हैं। बच्चियों को साइकिल देने का काम, पोशाक देने का काम। दीपक सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, क्योंकि जिस तरह से 2 मंत्री और 3 मंत्री का फर्क विनय सर बता रहे हैं कि 3 मंत्री जेडीयू की तरफ से आ गई है महिला मंत्री, तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से संख्या बल है और जिस तरह से महिलाओं ने चढ़कर नीतीश कुमार को वो वोट किया है, नीतीश को ही नहीं किया है, उन्होंने एनडीए को किया है, उसमें नरेंद्र मोदी की टीम भी आती। तो जो बेस बना आपका, उस बेस पर जरूर और ईंटा लगाना चाहिए था ताकि और मजबूत हो बेस और उसको लगे कि हाँ मुझे सम्मान मिला। मैं ये नहीं कहता कि अब उस गिनवाने का समय नहीं कि नीतीश ने क्या किया नहीं किया, नीतीश ने जो किया उसका परिणाम उनको मिला। अब क्या है कि नेशनल परसेप्शन जो है वो महिला फोकस है। आपने बंगाल में भी देखा, सिर्फ महिलाओं पर जोर हुआ कि महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को हम 33% दे रहे हैं। ये सवाल सिर्फ बोलने का नहीं है, टिक जाने का मामला होता है। ठीक है, 3 दिया नीतीश कुमार ने, एक आंख और बढ़ा सकते थे। श्रेयसी सिंह का लास्ट तक आज का नाम नहीं था उस लिस्ट में। श्रेयसी सिंह का आज लास्ट तक नाम नहीं था उसके वो लिस्ट में। और बाद में जी नहीं दीपक जी, मैंने आपको सुधार दे, श्रेयसी सिंह को कल ही खबर आ गई। आप सुन लीजिए, विनय बात कर रहे हैं, पहले बोलने दीजिए। उसके बाद मैं जान रहा हूँ, मैं बहुत करीब से उसको देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ लास्ट नाम है श्रेयसी सिंह का, क्योंकि जो सीएम के उम्मीदवार हुए, जो सीएम का नाम आया, अब देखिए वो कहाँ है।
सवाल ये उठता है कि श्रेयसी सिंह को हम लोग उस समय से जानते हैं जब दिग्विजय जी हम लोग के साथ बैठे हैं, दिग्विजय जी को करीब से जानते हैं। श्रेयसी सिंह एक बहुत अच्छी मंत्री है और एक ऐसा अदब है, व्यवहार है, सब कुछ है। मुझे लगता है कि समता पार्टी बनी थी उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह, ये तमाम लोगों की खबरें चलती थी और हम लोग थे। तो जहां तक श्रेयसी सिंह उस को आगे बढ़ा रही है, ये अच्छी बात है। मैंने कहा कि उनका नाम कटा हुआ था, उनका नाम रात में जुड़ा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, गलत सही का मतलब जो मुझे पता चला। अब विनय जी बताइए आप क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, श्रेयसी सिंह का नाम पहले से तय था। कल ही उनको सूचना आ गई थी लोक भवन से कि आपको मंत्री बनना है। लेकिन चूंकि होता क्या कि अभी जो मीडिया में चीजें आती हैं कि कोई कुछ का नाम कट रहा है, कुछ का जुट रहा है, और होल्ड लगाने में लोग खबर पता नहीं कर पाते हैं। और पहले से श्रेयसी आज भी सवेरे लोगों को कह रही थी कि भाई गलत खबर चल रहा है मीडिया में, तो अब मीडिया में चल जाता है। और अगर ये होल्ड क्या है कि इस समय का जो मीडिया है, अगर कोई एक चैनल आगे ले लेता है कि भाई नहीं कट गया है, तो दूसरा चैनल बिना कंफर्म किए उसी चीज को चलाने लगता है, इसलिए गड़बड़। बिल्कुल संभावित लिस्ट में श्रेयसी सिंह का नाम, बिना मैं वो पत्रकार नहीं देखिए, श्रेयसी सिंह के बाबा से मेरा संबंध रहा है। बिल्कुल, जो संभावित लिस्ट हमारे पास आई थी वो श्रेयसी सिंह का उसमें उस वक्त जिक्र किया हुआ था। खैर सर, आपको बता दें, श्रेयसी के बाबा जो थे कुमार सुरंत सिंह का भी हम इंटरव्यू करते थे और उनके पिताजी का भी इंटरव्यू करते थे और श्रेयसी का भी इंटरव्यू किए हैं। 3 पीढ़ी के लगातार हम इंटरव्यू किए हैं। जी तो जी, हम इस परिवार को भी बहुत नजदीक से जानते हैं। बिल्कुल, इस चर्चा को हम यही एंड करते हैं सर। जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ है, कास्ट इक्वेशन को तो हम कह सकते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स को कह सकते हैं कि इसमें ध्यान दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामबंधु सर आपका, दीपक सर आपका, रमाकांत सर आपका और विनय सर आपका। आपका इन विषयों पर जो भी राय है और इस पूरी चर्चा पे जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।